ओ 138 हिंदी। भोर होते होते मैं सबसे खतरनाक भारी गश्त वाले इलाके से बाहर आ चुका था। अब मुझे पकड़े जाने का खतरा काफी कम हो गया था। हालांकि गश्त होती है लेकिन वे मेरे लिए ज्यादा खतरा नहीं है। मैं सीधे शिविर में नहीं लौटा क्योंकि अभी समय नहीं हुआ था। ऐसे मिशन को पूरा करने में आमतौर पर 3 से 5 दिन लगते हैं, लेकिन इसे पूरा करने में केवल 1.5 दिन का समय लगा था। हालांकि मैंने जरूरत से ज्यादा जानकारी जुटा ली है, लेकिन मुझ पर झूठी जानकारी देने का संदेह किया जाएगा और मुझसे पूछताछ की जाएगी। इन सभी परेशानियों से खुद को बचाने के लिए मैंने हिडन कैंप के लिए रवाना होने से पहले 2-3 दिन बाहर डेरा डालने का फैसला किया। ये जंगल विशालकाय पेड़ों से भरा हुआ है, कुछ बड़े पेड़ों का तना घर से भी बड़ा है। ऐसे पेड़ कैंप बनाने के लिए एकदम सही हैं, लेकिन मैं ऐसे पेड़ों के अंदर कैंप नहीं बना रहा हूँ। ग्रिम मॉन्स्टर्स उन पर विशेष नजर रखते हैं, हालांकि मैं यात्रा करता हूँ। मैंने ग्रिम मॉन्स्टर्स को हमेशा ऐसे पेड़ों की जांच करते देखा है। इसलिए मैंने औसत आकार का पेड़ चुना जिसमें कमरे के आकार का एक ट्रंक हो। ऐसे पेड़ जंगल में हर जगह हैं और चूंकि वे हर जगह हैं, इसलिए ग्रिम मॉन्स्टर्स की गश्ती उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करती थी। एक पेड़ पर फैसला करने के बाद मैंने एक ऐसी जगह की तलाश की जो न तो बहुत छिपी हो और न ही बहुत खुली हो। मुझे ऐसी जगह ढूंढने में आधे घंटे का समय लगा। जगह ढूंढने के बाद मैंने पेड़ को चुना और उसमें से एक हथेली के आकार का उपकरण निकाला जो देखने में एक कीड़े जैसा लग रहा था। मैंने उस उपकरण को पेड़ पर रखा और अगले ही पल वह पेड़ के अंदर चला गया। भन-भनाना। कुछ सेकंड बाद मुझे पेड़ के अंदर से हल्की भिनभिनाहट की आवाज सुनाई देने लगी। यह एक गैजेट है जो मुझे गिल्ड से मिला था। इसे ट्री बग कहा जाता है और इसका उपयोग पेड़ के तने को खोखला करने के लिए किया जाता है। वर्षावन जैसे क्षेत्रों में जब शक्तिशाली ग्रिम मॉन्स्टर गश्त करते हैं, तो वहां निवास बनाना बुद्धिमानी नहीं है क्योंकि यह आसानी से खोजा जा सकता है। भले ही यह भूमिगत हो, लेकिन पेड़ या किसी अन्य प्राकृतिक चीज का उपयोग अच्छा है क्योंकि वे पर्यावरण में घुलने मिलने में मदद करते हैं। 3 मिनट बाद पेड़ पर रखा हुआ कीड़ा बाहर आ गया। मैंने उसे उठाया और अपने स्टोरेज में रख दिया, फिर हरे रंग का बक्सा निकाला और उसे उस गड्ढे में फेंक दिया जो पेड़ पर रखे हुए कीड़ा ने बनाया था। वह ग्रीन बॉक्स पेड़ के लिए एक विशेष निवास स्थान है। सामान्य निवास स्थान पेड़ों के लिए उपयुक्त नहीं है। इतनी छोटी जगह के लिए किसी को एक विशेष निवास स्थान की आवश्यकता होती है जो पेड़ों में मौजूद सभी जगह का उपयोग करने में सक्षम हो। कैप। 1 मिनट बाद एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और अगले ही पल पेड़ के पीछे से एक छोटा सा दरवाजा खुला। उसे देखकर मैं सीधे अंदर चला गया। दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया और गर्म हवा का एक झोंका मेरे ऊपर से गुजरा जिसने मेरे ऊपर लगा सारा पानी सुखा दिया। जैसे ही मैं सूख गया, मैंने चारों ओर देखा और पाया कि इसकी संरचना अन्य आवासों से बिल्कुल अलग है। ये गोलाकार 2 मंजिला आवास है। पहली मंजिल पर एक बेडरूम, रसोई और बाथरूम है जबकि दूसरी मंजिल पर पूरा प्रशिक्षण कक्ष है। मैं कमरे की संरचना बदल सकता था, रसोईघर को बड़ा बना सकता था और एक प्रशिक्षण कक्ष बना सकता था जो मेरे शयन कक्ष के ऊपर होता, लेकिन ये ठीक है, मुझे वर्तमान व्यवस्था से कोई समस्या नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद मैंने सबसे पहले अपने कपड़े उतारे जिसमें बॉडी सूट भी शामिल था जो मैंने नहाने जाने से पहले पहना हुआ था। 3 दिन हो गए थे जब मैंने नहाया नहीं था और मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था। नहाने के बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया। मुझे काफी नींद आ रही थी क्योंकि 2 रातें हो गई थी जब मैंने अपनी आंखें बंद करके सोया था, लेकिन मुझे भूख भी लगी थी और मैं अपने हाथों से बना खाना खाना चाहता था। और ऐशलिन भी थी जो पैकेज्ड फूड खा खाकर थक गई थी और चाहती थी कि मैं कुछ पकाऊं। मुझे साधारण भोजन पकाने में 35 मिनट लगे और इसे पूरी तरह से पकाने में हमें और 25 मिनट लगे। जल्दी दोपहर का खाना खाने के बाद मैं सो गया जबकि ऐशलिन बाहर पहरा देने चली गई। ऐसे माहौल में हमेशा सावधान रहना बहुत जरूरी है। कोई नहीं जानता कि कब हजारों ग्रिम मॉन्स्टर्स आपको घेर लें। मैं सुबह से शाम तक सोता रहा। जागने के बाद मैंने फिर से खाना बनाना शुरू किया जिसे ऐशलिन ने सोने से पहले खाया और मैंने एक किताब ली और पढ़ना शुरू कर दिया। ये सामान्य पढ़ने की सामग्री नहीं थी। यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो इस समय काफी चर्चित है। मैं इसे काफी दिनों से पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे कभी समय नहीं मिला, लेकिन अब जब समय मिल गया है तो मैं इसे पढ़ने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। जहां तक ट्रेनिंग की बात है तो उसे भूल जाइए। ऐसे खतरनाक माहौल में मैं एक पल के लिए भी खुद को रक्षात्मक नहीं बनाना चाहता था, इसलिए यह कोई ट्रेनिंग नहीं है। मैंने जिस सोफे का मॉडल बनाया था उस पर लेटकर मैंने इसे पढ़ना शुरू किया।
मेरी इंद्रियां पेड़ के आसपास के क्षेत्र को कवर कर रही थी ताकि मेरे रास्ते में आने वाले किसी भी खतरे का पता लगा सकूं। इस तरह 2.5 दिन बीत गए और इन पिछले 2.5 दिनों में ये शांतिपूर्ण था क्योंकि किसी ग्रिम राक्षस ने हमें नहीं खोजा था। मैं भाग्यशाली था कि मैंने पुस्तक को समय पर समाप्त कर लिया और स्टेशन के बारे में और अधिक जानकारी भी एकत्र करने में सक्षम रहा, क्योंकि एशलिन ने दिन में 2 बार स्टेशन का चक्कर लगाया था। मैं पेड़ से उतरा और निष्क्रिय किए गए निवास स्थान पर गया। मैंने अपने गंतव्य की ओर चलने से पहले हरे रंग के तरल पदार्थ की एक छोटी बोतल अंदर फेंकी। कीड़े ने पेड़ का काफी बड़ा हिस्सा काट दिया था, और अगर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया होता तो काफी संभावना थी कि वह सूख जाता और इससे ग्रिम मॉन्स्टर्स को मानवीय गतिविधियों के बारे में पता चल जाता, जो कि नहीं होने वाला था। अगर ग्रिम मॉन्स्टर्स को पता चलता है कि उनका स्टेशन खोज लिया गया है, तो वे अपने स्टेशन की स्थिति बदल देंगे और उस क्षेत्र को ध्यान से स्कैन करेंगे जहां मानवीय गतिविधियां देखी गई थीं। इस तरह वे टेलीपोर्टेशन पॉइंट की खोज कर सकते हैं। यह विनाशकारी होगा। ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, इसलिए सूचना एकत्र करने गए स्काउट्स को हमेशा सावधान किया जाता है कि वे कोई निशान न छोड़ें। ऐसा ना हो, इसके लिए गिल्ड खुफिया जानकारी एकत्र करने के मिशन को सफल बनाने के लिए विभिन्न गैजेट प्रदान करता है। मैंने तीनों में जो छोटी बोतल डाली, वह पेड़ के लिए विशेष रूप से बनाया गया पुनर्जनन समाधान था। इसने बहुत तेजी से काम किया। कुछ ही घंटों में ये ट्री बग द्वारा बनाए गए अंतर को भर देगा और यह पहले जैसा हो जाएगा, बिना किसी नुकसान के। ट्री हाउस से टेलीपोर्टेशन पॉइंट तक पहुंचने में मुझे 4 घंटे लगे। वहां पहुंचने पर उपचार पहले से बिल्कुल अलग था। सभी तोपें मुझ पर केंद्रित थीं और मेरे पूरे शरीर और स्टोरेज को विभिन्न उपकरणों द्वारा स्कैन किया जा रहा था। जब सभी जांच पूरी हो गई, तभी मुझे टेलीपोर्टेशन गेट में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। जब मैं दूसरी तरफ पहुंचा तो मुझे पहले से भी अधिक कड़ी जांच से गुजरना पड़ा। मिशन शुरू हुए 16 दिन हो चुके हैं और अब मैं स्टेशन 3 की ओर बढ़ रहा हूं। मैंने जिन 2 स्टेशनों पर जासूसी की थी, उनके बारे में पूरी जानकारी एकत्र कर ली है, और अब मुझे अपना मिशन पूरा होने से पहले केवल 2 और स्टेशनों के बारे में जानकारी एकत्र करनी है। मैं इस स्टेशन 3 को लेकर काफी उत्साहित हूं क्योंकि जैसे ही मैंने इस पर खुफिया जानकारी जुटानी पूरी की, मैं गार्डन के लिए निकल जाऊंगा। मैं अब 8 सितारा गोल्डन एलीट हूं और इतनी ताकतवर हूं कि मुझे एमरल्ड कीवी को पाने का पूरा भरोसा है। एक बार जब मुझे कीवी मिल गए, तो मेरी ताकत निश्चित रूप से और भी बढ़ जाएगी, और उस समय मेरी ताकत केवल प्लेटिनम एलिट से कमजोर होगी। तो मैं ऐसी ताकत पाने की संभावना के बारे में उत्साहित कैसे नहीं हो सकता। स्टेशन 3 सामान्य जंगल में है। यहाँ पेड़ न तो पतले हैं और न ही घने, जिससे यह मिशन काफी मुश्किल हो गया, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इसे पूरा कर पाऊंगा। पिछले 2 स्टेशनों से मुझे जो अनुभव मिला है, यहाँ खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, उससे ये काम आसान हो जाएगा। यह उतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। इन रॉक रैटमैन की इंद्रियां बहुत तेज थीं। मैं लगभग उनके द्वारा खोज लिया गया था। भगवान का शुक्र है मैं नहीं खोजा गया, क्योंकि अगर मैं उनके द्वारा खोजा जाता तो मैं मरने से भी बदतर स्थिति में पहुंच जाता। उनके शिविर में मैंने देखा है कि वे कैसे इंसानों को खाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं भी ऐसे इंसानों की तरह बन जाऊं जिन्हें खाया गया हो। मुझे लगभग खोजे जाने का कारण ये भी था कि उनके खाने की आदतों को देखकर मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और मेरी हत्या करने की मंशा लीक हो रही थी। यह अच्छी बात थी। मैंने तुरंत अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया और तारों रहित रात की आड़ में अपना स्थान बदल लिया। तैयार हो एशलिन? मैंने एशलिन से पूछा, जो अभी अभी मेरे द्वारा जानकारी एकत्रित करने और वापस आने के बाद आई थी। मैंने एशलिन को मेरे अंदर सोने के लिए कहा था क्योंकि जब हम गार्डन की ओर यात्रा करेंगे तो मुझे उसकी चरम अवस्था की आवश्यकता होगी। चबा चबा, एशलिन ने खुशी से चहकते हुए कहा, उसे 6 घंटे की अच्छी नींद मिली है, जो उसके लिए पर्याप्त है। एशलिन जमीन पर उतरी और उसका आकार बदलने लगा और जल्द ही वह 2 मीटर की चिड़िया बन गई। यह आकार उसकी यात्रा के लिए एकदम सही है। यह न तो बड़ा है और न ही छोटा। ये हमारी यात्रा के लिए एकदम सही है। चबा चबा, मैं एशलिन द्वारा बनाई गई अग्नि सीट पर बैठ गया और कुछ ही देर में हम आसमान में उड़ गए। अभी सुबह का समय है और मुझे उम्मीद है कि हम कल दोपहर तक गार्डन तक पहुंच जाएंगे। यह मेरा सर्वोत्तम अनुमान है और ऐसा तभी होता है जब हमें किसी मजबूत प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता। मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर हमारी किस्मत बहुत खराब रही और हम प्लेटिनम एलीट की नज़र में आ गए, तो मेरे मरने की पूरी संभावना है।
ये यात्रा जोखिम भरी है क्योंकि इसमें न केवल शक्तिशाली ग्रिम मॉन्स्टर से खतरा है, बल्कि गिल्ड से भी खतरा है। यदि मुझे पता चला कि मैं अपने मिशन से भटक गया हूं, तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा, और ये देखते हुए कि कितनी शक्तिशाली ताकतें मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं, मुझे भगोड़ा भी घोषित किया जा सकता है, जो मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी और यह मौत से भी बदतर बात होगी। लेकिन अगर मुझे अपनी ताकत बढ़ानी है तो मुझे जोखिम उठाना ही होगा, बिना जोखिम उठाए मैं ताकत हासिल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए चाहे मैं चाहूं या नहीं, मुझे ये जोखिम उठाना ही होगा क्योंकि इससे मुझे अपनी ताकत जल्दी बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैंने हर संभव सावधानी बरती है। मैंने बॉडी सूट पहना था जिससे मेरी क्षमता का पता लगाना असंभव हो गया। मैंने अपने होलोवॉच पर एक एंटी ट्रैकर भी लगाया था ताकि गिल्ड मुझे ट्रैक न कर सके, और हम बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे थे जहां गोल्डन एलीट भी नहीं उड़ सकते थे क्योंकि यहां का तापमान इतना ठंडा था कि गोल्डन एलीट का खून जम सकता था। यहाँ बहुत ठंड है, जितना ऊपर जाओगे उतना ही ठंड बढ़ेगी। मैं इतनी ऊंचाई पर उड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कोई विकल्प नहीं है, केवल इतनी ऊंचाई पर उड़ने से ही हम बिना देखे उड़ सकते हैं। हम ग्रिम राक्षसों के क्षेत्र के ऊपर स्थित हैं। हजारों शिविरों को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन कई स्टेशन भी हैं जिससे शक्तिशाली राक्षसों की संभावना काफी अधिक हो गई है। इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण हमारे लिए उड़ान भरने की संभावनाएं काफी कम हो गई हैं, क्योंकि ऐसे ठंडे तापमान में उड़ान भरना सुरक्षा के लिहाज से काफी अच्छा सौदा है। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास एशलिन है। अगर यह समान स्तर का कोई और उड़ने वाला राक्षस होता तो वे उड़ नहीं पाते। हर राक्षस आनंद महसूस नहीं करता और इतनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता नहीं रखता, केवल एशलिन जैसा कोई विशेष व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। इस तरह 7 घंटे बीत गए और अभी तक हमें कोई नहीं खोज पाया है। हमें बस कुछ घंटे और उड़ना है और शाम हो जाएगी, जिस समय हमें खोजे जाने की संभावना और भी कम हो जाएगी और रात होते होते हम इंसानों की सीमा में होंगे। उस समय हमें खोजे जाने की संभावना न के बराबर होगी। चबाओ चबाओ। 1 और घंटा बीत गया और कुछ नहीं हुआ जब अचानक एशलिन ने मुझे बताया कि हमें खोज लिया गया है और 6-9 स्टार गोल्डन एलीट की एक टीम हमारी ओर आ रही है। उसके ये कहने के 1 सेकंड बाद कि ग्रिम मॉन्स्टर हमारी ओर आ रहे हैं, मैंने भी देखा कि ग्रिम मॉन्स्टर मेरी ओर आ रहे हैं। सुप सुप सुप। मैं एशलिन से पूछने ही वाला था कि अब पंख की रोशनी वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करके भाग जाने का समय आ गया है, तभी मैंने देखा कि एशलिन ने आग के गोले की ओर तेजी से 6 आग के गोले छोड़े। इन आग के गोलों की गति इतनी ज्यादा थी कि मैं उन्हें मुश्किल से देख पा रहा था। खतरे की भावना को महसूस करते हुए और उनकी गति को देखते हुए मुझे तुरंत पता चल गया कि उसने आग के गोले छोड़े हैं जिनमें दोनों रहस्यमय विधियों की ऊर्जा है, और मैं अकेला नहीं था जिसने उनके खतरे को महसूस किया। वाह! बर्फीले वेयरवुल्फ के नेता को भी इसका एहसास हुआ और उसने अपने साथियों को चेतावनी देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी चेतावनी दे पाता, आग का गोला उस पर टूट पड़ा और उसके साथी की तरह ही उसके सिर में समा गया। 1 सेकंड बाद हिम वेयरवुल्फों की आंखों की सारी चमक गायब हो गई और वे जमीन पर गिरने लगे, जबकि हम बिना रुके आगे बढ़ते रहे। सच कहूं तो मैं उसकी शक्ति से काफी हैरान हूं, जो इतनी आसानी से 9 स्टार गोल्डन एलीट को मार सकती है। इन बर्फीले वेयरवुल्फ को मारने के लिए एशलिन ने साधारण आग के गोले का इस्तेमाल किया था, उसने उनमें केवल कुछ विधि ऊर्जा जोड़ी थी। यदि वह ग्रिम मॉन्स्टर्स के प्रति गंभीर होती और अपने असली आग के गोले का इस्तेमाल करती, तो ये ग्रिम मॉन्स्टर्स उसके हमलों से धूल में बदल जाते। शाम तक हमें अपनी यात्रा में कोई बाधा नहीं आए और जब शाम हुई तो यात्रा और भी आसान हो गई और ठंड भी बढ़ गई। लेकिन जब मैंने सोचा कि हम कितनी जल्दी गार्डन पहुंच जाएंगे तो मुझे ठंड की परवाह नहीं थी। एशलिन की गति मेरे अनुमान से भी अधिक थी। उसने हमें गार्डन तक पहुंचाने में केवल 22 घंटे का समय लिया, जो मेरे अनुमानित समय से 12 घंटे पहले था। धप। मैं गार्डन की पहाड़ी पर उतरा और अपनी इंद्रियों से चारों ओर देखा। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे यहाँ आते हुए देखे। कुछ मिनटों के बाद मुझे यकीन हो गया कि कोई भी यहाँ नहीं है और मैं गुफा की ओर नीचे चला गया। पिछले महीने प्रवेश द्वार के आसपास की बेलें और भी घनी हो गई थी, और अगर कोई इसे देखे तो उसे यहाँ कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। मैंने उन्हें वापस व्यवस्थित करने से पहले अंदर जाने के लिए बेलों को हटा दिया। जब मैंने उन्हें फिर से व्यवस्थित करना समाप्त कर दिया, तो मैंने उस गति से नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया जो न तो धीमी थी और न ही तेज। मैं तेजी से जाना चाहता था, लेकिन मैंने खुद पर नियंत्रण रखा। भले ही वे यहाँ कोई खतरा न हो, लेकिन सतर्क रहने में कोई बुराई नहीं है। 15 मिनट बाद मैंने गुफा का प्रवेश द्वार देखा और उसके अंदर एक कदम रखने ही वाला था कि अचानक
मैंने एक 2 मीटर लंबा ऑब्सीडियन सांप को मेरी ओर आते देखा। उसने अपना पूरा मुंह खोल दिया था, मानो वह मुझे निगल जाना चाहता हो। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह मुझ पर हमला कर रहा है, लेकिन मैंने तुरंत अपने आप पर नियंत्रण किया और अपनी तलवार उस ऑब्सीडियन सांप पर तान दी जो मुझ पर आक्रमण करने आया था। झनकार! जैसे ही मेरी तलवार सांप से टकराए, एक खनखनाहट की आवाज हुई और मेरा पूरा शरीर कांप उठा, जबकि सांप भी 1 मीटर पीछे उड़ गया और मेरी ओर घृणा से देखने लगा, मानो मैं उसके पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर गया हूं। ये सांप बहुत शक्तिशाली है। ये शीर्ष 9 सितारा स्वर्ण अभिजात वर्ग है, जिसकी प्राकृतिक प्रतिरक्षा बहुत अधिक है, जो गुफा के वातावरण के कारण और भी मजबूत हो गई है। मैं यहाँ राक्षस को देखकर काफी हैरान हूँ। अगर इसकी जगह ग्रिम मॉन्स्टर होते तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन इस ऑब्सीडियन सांप की उपस्थिति ने मुझे काफी हैरान कर दिया। ग्रिम युद्ध क्षेत्र में राक्षसों की उपस्थिति बहुत कम है, कोई कह सकता है कि वे अस्तित्वहीन हैं। ग्रिम राक्षसों का राक्षसों के साथ घृणा प्रेम का रिश्ता प्रतीत होता है। वे राक्षसों में अपना गूंगा स्वत्व देखते हैं, इसलिए जब भी वे राक्षसों को देखते हैं तो वे उन्हें मार देते हैं और निगल जाते हैं, क्योंकि ग्रिम युद्ध क्षेत्र में उन राक्षसों का लगभग सफाया हो चुका है। एक क्षण के लिए वह मेरी ओर देखने लगा, फिर दोबारा मेरी ओर आया। इस बार उसकी गति और भी अधिक थी तथा उसके दांत और भी काले हो गए थे। इसका अर्थ है कि मुझे उसके दांतों से सावधान रहना होगा। ऑब्सीडियन सांप एक प्रकार का सांप राक्षस है जो अपना जहर बाहर नहीं छोड़ता। इसके विषदंत शिकार को छूने से ही निकलते हैं और मैं नहीं चाहता कि इसके विषदंत मुझे छुए। ऑब्सीडियन सांप के जहर में पत्थर बनाने की क्षमता थी। हालांकि मैं अपनी वर्तमान शक्ति से पत्थर में नहीं बदलूंगा। मैं अभी भी कुछ सेकंड के लिए इसके द्वारा स्थिर हो जाऊंगा, जो मुझे पूरी तरह से निगलने के लिए पर्याप्त है। मैंने अपनी तलवार घुमाने से पहले ऑब्सीडियन सांप को अपने बहुत करीब आने दिया। जैसे ही मेरी तलवार उसकी ओर बढ़ी, वह एक चमकदार लाल चमक के साथ चमक उठा। मेरे पिछले हमले में मैंने तलवार की जादुई शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इस वातावरण में ये कितनी शक्तिशाली हो गई है, और अब जब मैंने ऐसा किया तो इसके जीवित रहने का कोई कारण नहीं है। टुकड़ा! ऐसा लग रहा था कि तलवार से खतरा उसे महसूस हो रहा था, क्योंकि खूनी लाल चमक उसके किनारों को ढक रही थी। उसने अपनी दिशा बदलने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मेरी तलवार ने उसके ऑब्सीडियन खोल को छुआ और उसे ऐसे काटना शुरू कर दिया जैसे कि वह पनीर को काट रही हो। धप धप! ऑब्सीडियन सांप के शरीर के 2 हिस्से जमीन पर गिरे और एक जोरदार धमाका हुआ। अगर मुझे गुरुत्वाकर्षण की मौजूदगी के बारे में पता नहीं होता तो मुझे लगता कि मैंने 2 मीटर लंबे ऑब्सीडियन सांप से भी बड़े राक्षस को मार दिया है। मैंने अपनी तलवार वापस रख दी और गुफा के अंदर एक कदम बढ़ाया, और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैंने अपने शरीर पर गुरुत्वाकर्षण महसूस किया और साथ ही इस गुफा में मौजूद रहस्यमय ऊर्जा का दबाव भी महसूस किया। मैं नीचे झुकता हूं और ऑब्सीडियन सांप के 2 टुकड़ों को अपने स्टोरेज में रखता हूं। यह मेरे जाने के कुछ दिनों बाद इस जगह में आया होगा। ये सांप सिर्फ लेफ्टिनेंट स्टेज का सांप है, लेकिन इसने जो ताकत दिखाई वह लेफ्टिनेंट स्टेज के ऑब्सीडियन सांप से कहीं ज्यादा थी। इस गार्डन के खजाने चमत्कारी हैं कि एक साधारण राक्षस भी यहाँ रहकर शक्तिशाली बन सकता है। जैसे ही मैं उठा, मैंने देखा कि एशलिन पहले से ही मेरे कंधे से उड़कर ऊपर आ गई थी और अब वह एमरल्ड कीवी को मजे से खा रही थी। किसी कारणवश एशलिन को इस जगह का दबाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह अपनी पसंद का कुछ भी खा नहीं सकी। वह केवल अपनी शक्ति के स्तर के भीतर की चीजें ही खा सकती थी। इसका मतलब यह है कि वह उन पेड़ों के फल नहीं खाएगी जो एमरल्ड कीवी से आगे हैं। यह मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। मैंने सोचा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, हर कदम के साथ मुझ पर दबाव बढ़ता जाएगा, लेकिन मेरी वर्तमान शक्ति के साथ ये कुछ भी नहीं है, और जल्द ही मैं पीले कांटेदार आड़ू के पेड़ तक पहुंच गया। पिछली बार जब मैं यहाँ था तो मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन अब मुझे ऐसे गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा दबाव में पसीना भी नहीं आया। लेकिन अब ये सब खत्म हो जाएगा और मेरे सामने एक बिल्कुल नया क्षेत्र है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाने से पहले एक गहरी सांस ली, और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैंने गुरुत्वाकर्षण में तीव्र वृद्धि महसूस की और रहस्यमय ऊर्जा का दबाव भी बढ़ गया। यह इतना बढ़ गया कि 3 सितारा स्वर्ण अभिजात वर्ग से नीचे के लोग इसे सहन नहीं कर पाएंगे। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैंने एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की थी और मेरे 2 पैर लगभग कुचल गए थे, जो मेरे लिए एक बहुत अच्छा सबक था कि मैं इस स्थान पर सतर्क रहूं, क्योंकि एक गलत कदम मुझे कुचल सकता है। पहले कदम के बाद मैंने दूसरा कदम उठाया, जिससे दबाव फिर बढ़ गया, लेकिन इसे सहना मेरी क्षमता में है।
इसलिए मैंने एक और कदम उठाया और फिर एक और फिर एक और जब तक मैं अंत में रुक नहीं गया क्योंकि मैं अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गया था। ये देखते हुए कि मैं अपनी सीमा तक पहुंच रहा हूं, मैंने दबाव को सहने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। हालांकि यह धोखा है, लेकिन मेरे पास समय की सीमा है और मैं यहाँ केवल 2 दिन ही बिता सकता हूँ, इसलिए मैं पहले ही उन कीवी लोगों पर अपना हाथ रख सकता हूँ। धप। freewebnovel_com। जैसे ही मैंने अपनी तलवार उठाई, वो बहुत तेज आवाज करते हुए सीधे जमीन पर जा गिरी, और जब मैंने नीचे देखा तो पाया कि वह केवल 2 इंच गहरी गई थी, जो काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि अगर वह सामान्य मिट्टी होती और मेरी तलवार इतनी जोर से गिरी होती तो वह पूरी तरह से उसके अंदर चली जाती। मैं भूल गया था कि यहाँ वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण लागू होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं था। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि मेरी तलवार ने मुझे जो बढ़ावा दिया, वह यहाँ काम नहीं आया। मैं गलत हूँ, बढ़ावा यहाँ पूरी तरह से काम करता है, बस यह है कि इसने गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा दबाव को प्रभावित नहीं किया जो मैं महसूस कर रहा हूँ। इसलिए अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी शक्ति से ही आगे बढ़ना होगा, कोई भी बाहरी चीज दबाव सहने में मेरी मदद नहीं कर सकती। अपनी तलवार एक तरफ रख देता हूँ और अपने सामने कीवी के पेड़ों को देखता हूँ। मेरे और पेड़ के बीच मुश्किल से 8 से 9 कदम की दूरी है, जिसे पैदल चलने पर पार करने में मुझे आमतौर पर कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन अब मुझे वहां पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मुझे वहां तक पहुंचने के लिए 9 सितारा गोल्डन एलीट की ताकत की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं 9 सितारा गोल्डन एलीट नहीं हूं, मैं 8 सितारा गोल्डन एलीट हूं जो पर्याप्त नहीं है। मैंने कुछ सेकंड के लिए एमरल्ड कीवी के पेड़ को देखा, फिर एशलिन की ओर मुड़ा, जो कीवी के पेड़ की छाया में सो रही थी। जब मैं कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था, तो वह कीवी खा रही थी, और कुछ ही देर में उसने पेड़ पर लगे सभी एमरल्ड कीवी खा लिए। उसने पीछे कुछ नहीं छोड़ा। अगर उसने कोई एमरल्ड कीवी छोड़ा होता तो मैं उनसे औषधि बना लेता, जिससे मुझे आसानी से 9 सितारा गोल्डन एलीट की ताकत मिल जाती। उस ताकत से मैं आसानी से पेड़ से फल तोड़ सकता था। लेकिन अब मुझे ये काम स्वयं ही करना होगा, भले ही यहाँ सैकड़ों एमरल्ड कीवी के पेड़ हों, लेकिन केवल एक ही पेड़ से फल तोड़ा जा सकता है, इसलिए एशलिन मुझे कोई कीवी पेड़ उपलब्ध नहीं करा सकती थी, भले ही आसपास सैकड़ों कीवी के पेड़ हों। यदि मुझे एमरल्ड कीवीज चाहिए तो मुझे उन्हें अपनी ताकत से हासिल करना होगा, और चूंकि मेरे पास यही एकमात्र विकल्प है, इसलिए मैं ऐसा करूंगा, लेकिन ये कठिन होगा, बहुत कठिन। एमरल्ड कीवी ट्री पर एक आखिरी नज़र डालते हुए मैं वापस चला गया, और जब मैं येलो थॉर्न पीच ट्री के सामने पहुंचा तो रुक गया। इस जगह पर गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा का दबाव था जिसे केवल 3 स्टार गोल्डन एलीट ही झेल सकता था, और मैं यहां से अपनी ट्रेनिंग शुरू करूंगा। मेरे पास केवल 2 दिन है, और मुझे अपनी ताकत 1 स्टार तक बढ़ानी है, जो कि बहुत कठिन है, यहां तक कि असंभव भी कहा जा सकता है। चूंकि मैंने अपनी विधियों के माध्यम से पहले ही बड़ी प्रगति कर ली है और अब उनका अभ्यास करना कितना कठिन हो गया है, इसलिए इनके माध्यम से कोई बड़ी सफलता प्राप्त करने में मुझे कई सप्ताह, यहाँ तक कि 1 महीने भी लग सकते हैं। तरीकों से कोई मदद नहीं मिलती, जैसे कि पोषण के लिए वे मुझे 1 स्टार का बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन मैं उनका उपयोग नहीं करूंगा। यह मेरे शरीर को इतनी अशुद्धियों से भर देगा कि जब तक मैं उन्हें जल्दी से साफ नहीं कर देता, तब तक मेरी प्रगति बहुत धीमी हो जाएगी, जो बहुत मुश्किल होगा। फ्रीवेब नॉवल कप। लेकिन अभी सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं, एक रास्ता है, और वो रास्ता है ये गार्डन। अगर वो बाहर होता तो मैं हार मान लेता, लेकिन यहाँ ये संभव है। बगीचे में मौजूद दमनकारी ऊर्जा बहुत ज्यादा है और मौत की तलवार की तरह महसूस होती है, क्योंकि इससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह ऊर्जा बहुत पौष्टिक भी है। जब मैं यहाँ था तब मैंने इसके चमत्कारी गुणों को देखा था, क्योंकि पिछली बार इसने मेरी काफी मदद की थी। लेकिन उस ऊर्जा को पचाना आसान नहीं है। मैंने इस दमनकारी ऊर्जा को अपने शरीर में खींचने के लिए बॉडी क्लींजिंग एक्सरसाइज का अधिकतम अभ्यास किया है। इस ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा मेरे शरीर से होकर निकल जाएगा, लेकिन इसका एक अंश मेरे शरीर में रहेगा और मेरी ताकत बढ़ाएगा। प्रत्येक सत्र से मुझे थोड़ी सी वृद्धि मिलेगी। मुझे प्रत्येक सत्र में ये छोटी सी वृद्धि तब तक प्राप्त करते रहना होगा जब तक कि मेरी शक्ति 9 सितारा स्वर्णिम अभिजात वर्ग तक नहीं पहुंच जाती। जहां तक मेरी शक्ति में कितनी वृद्धि का प्रश्न है, तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मैं शरीर शुद्धिकरण तकनीक में कितना आगे जा सकता हूं, मेरे माध्यम से कितनी दमनात्मक ऊर्जा गुजरी है, तथा सत्र कितने समय तक चलता है। ये सभी कारक ये निर्धारित करेंगे कि प्रत्येक सत्र से मुझे शक्ति में कितनी वृद्धि प्राप्त होगी।
मैंने अपने अंडरवियर तक उतार दिए और क्रिस्टलीय मौत की गोली, जिसे राक्षस कोर का टुकड़ा भी कहा जाता है, ले ली, जिसमें मुझे उड़ाने की शक्ति है। मैंने इसे अपने भंडार से निकाला और इसके बारे में दोबारा सोचने से पहले ही इसे अपने मुंह में डाल लिया और बॉडी क्लींजिंग तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम है, खास तौर पर यहाँ इतने उच्च गुरुत्वाकर्षण और तीव्र ऊर्जा दबाव के तहत। यह मेरे द्वारा की गई सबसे मूर्खतापूर्ण चीजों में से एक है। अगर मैं नीरो को नहीं बुला पाया तो मैं खुद को टुकड़ों में उड़ाकर मर जाऊंगा। लेकिन मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि केवल इसी तरह से मैं 2 दिनों के भीतर अपनी ताकत में एक 1 स्टार की वृद्धि कर सकता हूं। अगर मृत्यु का कोई दबाव नहीं है तो मुझे अपनी गति से इतनी ताकत हासिल करने में 1 सप्ताह भी लग सकता है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए मैंने सबसे बेवकूफाना तरीका चुना जो मुझे पता है। मैं तीव्र गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा दबाव महसूस कर रहा हूं, जिससे मेरे शरीर में पहले मूव के 10 पोज करने के बाद ही बहुत ज्यादा पसीना आने लगा है। हालात मेरे लिए काफी गंभीर लग रहे हैं, लेकिन अभी हालात मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। इस समय मैं केवल यही कर सकता था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं टुकड़ों में बिखर जाऊंगा और मर जाऊंगा, जो मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैं प्रदर्शन करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी प्रदर्शन करने की गति मेरी पूरी कोशिश के बावजूद काफी धीमी है, क्योंकि मेरा मांस फटने लगा और उसमें से खून निकलने लगा। मेरे शरीर के हर कोने से खून बहता देख मैं बेकाबू होकर कांपने लगता हूं, लेकिन मैं तेजी से अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करता हूं और भी तेज गति से प्रदर्शन करना शुरू कर देता हूं, क्योंकि खून के बीच से मुझे मौत की छाया दिखाई देती है। अगर मैंने कुछ मिनटों में कुछ नहीं किया तो मैं कुछ ही मिनटों में मर जाऊंगा। मौत को इतना करीब देखकर मेरे शरीर की छिपी हुई क्षमताएं उभरने लगीं और मैं और भी तेजी से काम करने लगा। मैंने पहले कभी नहीं की तरह तेज गति से व्यायाम किया और मैं ये तीव्र गुरुत्वाकर्षण में कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं अभ्यास करता गया, मेरे सभी अन्य विचार गायब होते गए और मेरे दिमाग में केवल अभ्यास का विचार ही रहता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी तरह की पागल अवस्था में पहुंच गया हूँ। यही कारण है कि जब मेरा शरीर फूलने लगा और धुआं निकलने लगा, तब भी मुझे इसका पता नहीं चला। मैं अभी होश में आया ही था कि तभी नीरो बाहर आया और उसने औषधीय ऊर्जा खाना शुरू कर दिया। मुझ पर दबाव थोड़ा भी कम नहीं हुआ, क्योंकि अधिक से अधिक औषधीय ऊर्जाएं मेरे शरीर के अंदर आती रहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि नीरो इन ऊर्जाओं को खा रहा है और नीरो के खाने की गति मेरे शरीर में आने वाली नई औषधीय ऊर्जाओं से अधिक है। जब तक मैं प्रदर्शन जारी रखूंगा, नीरो सभी औषधीय ऊर्जाओं को खा सकेगा, इसलिए मुझे बस प्रदर्शन जारी रखना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। थकावट महसूस करने के बावजूद मैंने प्रदर्शन जारी रखा। ऐसा करते समय मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसने मुझे तुरंत आनंदित कर दिया। दमनकारी तत्व मेरे शरीर में अंदर बाहर बह रहा है, न केवल मेरे शरीर में बल्कि नीरो में भी कुछ टुकड़े छोड़ रहा है। ये सही नहीं है, यह नीरो है जो इस ऊर्जा को चूस रहा है, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसका उत्परिवर्तन आगे बढ़ता रहता है। हालांकि आगे बढ़ने की गति बहुत धीमी है, मैं प्रगति कर रहा हूं और यह मेरे लिए पर्याप्त है, कम से कम पहले सत्र के लिए। धप। अंततः भगवान जाने कितने समय बाद मैं पूरी तरह थककर जमीन पर गिर पड़ा। इतना थक गया था कि मुझमें पलक झपकाने की भी शक्ति नहीं थी। पहले सत्र के बाद मैंने दोबारा शुरू करने से पहले 3 घंटे तक आराम किया, लेकिन इस बार मैंने एमरल्ड कीवी पेड़ के एक कदम करीब जाकर अभ्यास करना शुरू कर दिया था, जहां गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा का दबाव अधिक था। मुझे उन जगहों पर अभ्यास करना होगा जहां ऊर्जा का दबाव मजबूत है, क्योंकि वहां दमनकारी ऊर्जा सबसे अधिक है। मैं अपने शरीर में अधिक दमनकारी ऊर्जा ले पाऊंगा। freewebnovel.com। इस बार जब मैंने अभ्यास किया तो मैंने ऊर्जा मॉन्स्टर कोर का एक बड़ा टुकड़ा नहीं खाया। हालांकि पिछले सत्र में मैंने जो मॉन्स्टर कोर खाया था उसने मेरे शरीर को इतनी गहरी चोट पहुंचाई थी कि सभी चोटों को ठीक करने के लिए मुझे 3 घंटे का आराम करना पड़ा, और वह भी तब जब मैंने अपनी सबसे अच्छी उपचार औषधि पी ली थी। प्रशिक्षण शुरू करने से पहले मैंने फिर से शुरू करने से पहले 1 घंटे आराम करने की योजना बनाई थी, लेकिन ये देखते हुए कि मैंने मौत से खुद को उत्साहित करने के लिए 3 घंटे कैसे बर्बाद किए, मैंने निष्कर्ष निकाला कि कभी कभी उधार की धमकी के बजाय अपने आत्मविश्वास के साथ काम करना बेहतर होता है। इसलिए दूसरे सत्र में मैंने राक्षस कोर खा लिया था, जो मुझे मारने के लिए पर्याप्त घातक नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा खून बहाने के लिए पर्याप्त खतरनाक था, जो कि कोई धागा नहीं है। दूसरे सत्र में भी मेरा परीक्षण किया गया ताकि ये देखा जा सके कि क्या मैं केवल उधार की धमकी से ही कुछ हासिल कर सकता हूँ,
या मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं अपनी इच्छाशक्ति से उसे हासिल कर सकता हूँ। यह मेरे लिए एक चुनौती है और मैं ये साबित करने की योजना बना रहा हूँ कि कुछ अच्छा करने के लिए मुझे हर समय उधार की धमकियों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने अभ्यास शुरू करने से पहले राक्षस कोर के टुकड़े को अपने मुंह में डाल लिया और मुझे कहना होगा कि यह कठिन है। यह पहले से अधिक कठिन है क्योंकि इसमें अधिक गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा का दबाव है, लेकिन मैं खुद को साबित करने पर अड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं इस सत्र को अपनी पूरी ऊर्जा के साथ समाप्त करूंगा। समय बीतता गया और मैं अभ्यास करता रहा। इस दबाव में मैं कई बार हार मानने को तैयार हो गया। 2 बार तो मैं लगभग हार मान ही गया था, लेकिन दोनों बार मैंने खुद को उस चुनौती की याद दिलाई जो मैंने खुद को दी थी और अभ्यास जारी रखा और आखिरकार 1.5 साल बाद मैंने खुद को दी गई चुनौती पूरी कर ली। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मैंने खुद को अपनी उपलब्धि का आनंद लेने नहीं दिया और खुद को और भी बड़ी चुनौती नहीं दी, और वह चुनौती थी उच्च गुरुत्वाकर्षण और उच्च दबाव में प्रशिक्षण लेना। 1 घंटे आराम करने के बाद मैंने दोबारा अभ्यास शुरू करने से पहले कोर का एक और टुकड़ा अपने मुंह में डाला। समय बीतता गया और मैं स्वयं को एक के बाद एक चुनौतियां देता रहा। ईमानदारी से कहूं तो इस तरह के बढ़ते दबाव में अभ्यास करना बहुत कठिन है और यदि मैंने अपनी पूरी इच्छा शक्ति का प्रयोग न किया होता तो मैं टूट जाता। यहाँ तक कि जीने की प्रेरणा भी है। मुझे पता है कि मेरा जीवन एक धागे से लटका हुआ है और मुझे और मजबूत होना होगा क्योंकि भविष्य में मुझे जो मिशन मिलेगा वह कठिन होता जाएगा। वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वे मुझे मार नहीं देते। इसलिए मुझे और अधिक मजबूत होना होगा जब तक कि वे मुझे नुकसान न पहुंचा सकें। मुझे पता है कि केवल ताकत ही मुझे नहीं बचा सकती, मुझे एक शक्तिशाली समर्थन भी खोजना होगा, लेकिन वर्तमान में मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे इस तरह का समर्थन पाने के योग्य बना सके। इसलिए मुझे तब तक कठिन प्रयास करते रहना होगा जब तक कि मैं इसके लायक न हो जाऊं, यहां तक कि मैं एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सकता। आखिरकार रात आ गई। मुझे अभ्यास करते हुए 16 घंटे से अधिक हो गए थे और अब तक मैं बॉडी क्लींजिंग तकनीक के 5 सत्र कर चुका था और यह छठा सत्र है जिससे मैं गुजर रहा हूं। 16 घंटे के लगातार प्रशिक्षण के कारण मैं पूरी तरह थक गया हूं और मुझे इतनी नींद आ रही है कि अगर मैंने 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंखें बंद कर ली तो मैं इस भयानक गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा दबाव में गहरी नींद में सो जाऊंगा। प्रशिक्षण कठिन है लेकिन यह इसके लायक था। इस सत्र को पूरा करने के बाद मैं 9 स्टार गोल्डन एलीट के काफी करीब पहुंच जाऊंगा और 9 स्टार गोल्डन एलीट बनने से पहले मुझे केवल 2 और सत्रों के लिए प्रशिक्षण लेना होगा। लेकिन ये 2 सत्र सुबह के लिए हैं। इस समय मैं इतना थक गया हूं कि जैसे ही ये सत्र समाप्त हो जाएगा मैं तुरंत सो जाऊंगा। जल्द ही नीरो बाहर आया और ऊर्जा खाना शुरू कर दिया। उसे आते और तीव्र गति से ऊर्जा निगलते देख मेरे थके हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई। और अब मुझे कुछ और मिनटों तक जारी रखना होगा, इससे पहले कि मैं सब कुछ छोड़ दूं और सो जाऊं। 5 मिनट और बीत गए और नीरो मेरे शरीर में बची हुई आखिरी ऊर्जा को खा रहा था। मैं पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। जैसे ही नीरो ने बची हुई ऊर्जा को खाना समाप्त किया, मैं जाने वाला था। आखिरकार नीरो ने खाना खत्म कर दिया और मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी नीरो का शरीर चमकने लगा। ये देखकर कि मेरी आंखों से सारी नींद गायब हो गई और पूरी थकान, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी चला गया हूं। स्तर ऊपर उठाना। मैं इस भावना को समझता हूं। नीरो का स्तर बढ़ रहा है। मैंने सोचा था कि नीरो के स्तर बढ़ने में अभी भी समय है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं गलत था। लेवलिंग शुरू होते देख मैंने एशलिन और मेरे बीच की कड़ी खोल दी, लेकिन मैंने देखा कि एशलिन, जो अभी भी सो रही थी, ऊर्जा में बदल गई थी और मेरे अंदर प्रवेश कर गई थी। जैसे ही उसने ऐसा किया, स्तर ऊपर उठना शुरू हो गया। नीरो से ऊर्जा निकली और वह 2 भागों में विभाजित हो गई। एक मुझ पर आई जबकि अन्य एशलिन की ओर चली गई और मेरे शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। धप। खुशी के कारण गायब हुई थकावट फिर से प्रकट हो गई थी और मैं इतनी जोर से फर्श पर गिरा कि मुझे हल्की चोट लग गई। लेकिन जब मैं ऊपर उठ रहा था तो मैंने छोटी मोटी चोटों की परवाह नहीं की। लेवल अब काफी समय तक चला, लेकिन जब ये खत्म हुआ तो मेरा पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया। मैं ब्रिगेडियर स्टेज के शुरुआती स्तर पर पहुंच गया हूं और इसके साथ मैं आखिरकार 9 स्टार गोल्डन एलीट बन गया हूं। हालांकि लेवल अप द्वारा प्रदान की गई वृद्धि उतनी अधिक नहीं थी, फिर भी ये बहुत बढ़िया थी। इसने मुझे आखिरी बार कुछ संवर्धन दिया था। मुझे 9 सितारा गोल्डन एलीट बनने की आवश्यकता थी। ब्रिगेडियर स्टेज तक का अपना लेवल पूरा करने के तुरंत बाद मैं सो गया। हालांकि लेवल अप ने मुझे ऊर्जा दी थी,
लेकिन ये हड्डियों तक की थकावट और नींद की कमी को दूर करने में सक्षम नहीं था। यह मुझे लगभग 3 दिनों तक लगा। जैसे ही मेरा काम पूरा हुआ, मैंने एमरल्ड कीवी के पेड़ों की ओर चलने और उन्हें तोड़ने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही यह विचार मेरे दिमाग में आया, मुझ पर हड्डियों तक की थकान छा गई और मैं सो गया। मैं तीव्र गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा दबाव में सोया था और ईमानदारी से कहूं तो मुझे पूरी रात कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अभी कुछ मिनट पहले ही जब मैं जाग रहा था, तब मुझे लगा कि मेरे ऊपर बहुत दबाव आ गया है। जब मैं उठा तो मैं कीवी तोड़ने के लिए एमरल्ड कीवी पेड़ की ओर नहीं गया, इसके बजाय मैं गुफा के प्रवेश द्वार के पास खुले स्थान की ओर चला गया। मैं फिर से इंसान जैसा महसूस करना चाहता हूँ, मैंने मन ही मन कहा और अपना घर खोलकर अंदर चला गया। वहां मैंने खुद को तरोताजा किया, नहाया और रसोई की मेज पर आराम से बैठ गया। फिर मैं बाहर आया और एमरल्ड कीवी के पेड़ की ओर चल पड़ा। कल मैंने एक ऐसे जानवर की तरह व्यवहार किया जो प्रशिक्षण के प्रति जुनूनी है। मेरा सामान्य रूप से नहाना और खाना मेरे इस बात को व्यक्त करने का तरीका है कि मैं इंसान हूं। मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक पशुवत मजबूरी महसूस कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी इंसान हूं। जल्द ही मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां मैं था। कल यह मेरी सीमा थी, लेकिन आज यह नहीं है। इसलिए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, अधिक गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा दबाव मुझ पर पड़ा, लेकिन यह मुझे रोकने में सक्षम नहीं था। मैंने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, फिर दूसरा। मैं तब तक कदम बढ़ाता रहा जब तक कि मैं एमरल्ड कीवी के पेड़ से सिर्फ 2 कदम दूर नहीं पहुंच गया। वहां से मैं आसानी से अपने हाथों का उपयोग करके एमरल्ड कीवी के पेड़ को तोड़ सकता था। लेकिन ये दोनों कदम बहुत कठिन होने जा रहे हैं, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं वहां दबाव इतना अधिक है कि मैं मुश्किल से खुद को सीधा रख पा रहा हूं। और अगर मैंने एक और कदम उठाया तो दबाव फिर से बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे पास वह कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरे पास प्रशिक्षण के लिए समय नहीं है, इसलिए मुझे मुझ पर आने वाले दबाव को झेलना होगा और फल तोड़ना होगा। यही एकमात्र काम है जो मैं कर सकता हूं। कदम, भाड़ में जाओ। मैंने एक और कदम उठाया। तीव्र गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कदम भारी लग रहा था। जैसे ही मैं अपनी जगह पर स्थिर हुआ, मैं अपने मन में गाली देने से खुद को नहीं रोक सका। मैं खुले मुंह से जोर से गाली दे सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे नहीं लगता कि मैं इतने दबाव में अपना मुंह भी खोल सकता था। मैंने इस दबाव को झेला और गहरी सांस लेना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे मैं हवा नहीं बल्कि गाढ़ा पारा अंदर ले रहा हूं। सांस लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे सांस लेनी ही पड़ती है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। मैं कुछ मिनट तक अपनी जगह पर ही खड़ा रहा, फिर आखिरकार इतना साहस जुटा सका कि वह आखिरी कदम उठा सकूं। कदम, ट्रैक ट्रैक। मैंने आखिरकार वह कदम उठाया और अगले ही पल मुझे लगा जैसे पहाड़ मुझे कुचल रहा है। यहाँ दबाव इतना ज्यादा है कि मुझे लगता है कि मेरी हड्डियां धीरे धीरे कुचली जा रही हैं और सांस लेने के लिए भी मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। ये देखते हुए कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं इस दबाव में कुचलकर मर जाऊंगा, मैंने एमरल्ड कीवीज को तोड़ना शुरू कर दिया। पिछली बार की तरह इस बार भी मुझे पेड़ों से फल तोड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। मैंने एक के बाद एक कीवी तोड़ी और उसे अपने स्टोरेज में रख दिया, जो सौभाग्य से अभी भी इतने दबाव में काम कर रहा है। मुझे पूरा का पूरा कीवी तोड़ना पड़ा, लेकिन मैं पेड़ों से पूरे 10 कीवी तोड़ने में सफल रहा और तब तक मैं मुश्किल से खुद को फर्श पर गिरने से बचा पाया। मेरे शरीर की हर हड्डी किसी न किसी तरह से टूट चुकी थी, और अगर मैं यहाँ 1 मिनट और रुका तो मैं कुचला जाऊंगा। इसलिए जैसे ही आखिरी एमरल्ड कीवी मेरे भंडारण में चली गई, मैं वापस भागा। हर कदम के साथ मुझ पर दबाव कम होता जा रहा था, और जब मैं गुफा के प्रवेश निकास के करीब पहुंचता, तभी मुझे राहत की सांस मिलती। उस आखिरी कदम पर दबाव बहुत ज्यादा था। मात्र आधे मिनट में ही मैं वहां गंभीर रूप से घायल हो गया। यदि मैं 1 मिनट और वहां रुकता तो जमीन पर गिर जाता और फिर कभी उठ नहीं पाता। गल्प। शांत होने के बाद मैंने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए औषधि निगल ली। औषधि पीने के साथ ही मेरी सारी चोटें तेजी से ठीक होने लगीं। त्वचा एक साथ चिपक गई, हड्डियां अपने आप ठीक होने लगीं और जल्द ही 1 मिनट के भीतर मेरा शरीर सामान्य हो गया। अब जब मेरे पास आखिरकार एमरल्ड कीवी है तो मैं आखिरकार उनसे एक औषधि बना सकता हूँ। मुझे इससे औषधि बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे कच्चा ही खा सकता हूँ और मेरी ताकत निश्चित रूप से 9 स्टार गोल्डन एलीट से ऊपर उठ जाएगी। लेकिन इस औषधि के साथ मैं अशुद्धियों के लिए एमरल्ड कीवी की शक्ति का बेहतर उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा।
मुझे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्य घटक एमरल्ड कीवी में कोई अशुद्धियां नहीं है, क्योंकि जो भी थोड़ी मात्रा में अशुद्धियां होंगी, मेरा वर्तमान शरीर उसे संभाल सकता है। यदि मैं अभी भी 8 सितारा स्वर्ण अभिजात वर्ग होता तो मैं एमरल्ड कीवी को कच्चा ही खा जाता, लेकिन मेरे 9 सितारा स्वर्ण अभिजात वर्ग बन जाने से मेरे अंदर और अधिक अशुद्धियों के लिए थोड़ी सी जगह खुल गई है, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। एमरल्ड कीवी पोषण काफी सरल है, इसलिए इसमें मुझे गलतियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जब तक मैं कोई बड़ी गलती नहीं करता, मैं 2 घंटे में पोषण बना पाऊंगा। इसलिए बिना समय बर्बाद किए मैंने औषधि तैयार करने से पहले सभी रसायन विज्ञान के उपकरण और सामग्री ले ली। औषधि बनाना एक बहुत ही नाजुक काम है, भले ही औषधि सरल हो। फिर भी आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि ऐसी सरल औषधि बनाने के दौरान कहीं आप सबसे बेवकूफ़ी भरी गलती न कर बैठें। मैं एक के बाद एक चरणों का पूरी तरह से पालन करता हूं और अंत में 2 एमरल्ड कीवी को उबलते हुए मिश्रण में डाल देता हूं। एमरल्ड कीवी धीरे धीरे औषधि में पिघलने लगे। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, बैंगनी औषधि का रंग एमरल्ड के रंग में बदलने लगा और 1 घंटे बाद जब दोनों एमरल्ड कीवी औषधि में पिघल गए और औषधि पूरी तरह से पन्ना रंग की हो गई, ये औषधि ऐसी लग रही थी जैसे पिघले हुए क्रिस्टल से बनी हो। यह इतनी अद्भुत लग रही थी कि अगर मैं इसे पीना नहीं चाहती तो मैं इसे कांच की बोतल में भरकर अपने अपार्टमेंट में शोपीस के रूप में रखती। गल्प गल्प गल्प। मैंने उसे ठंडा होने दिया और फिर उसे उठाकर उच्च दबाव वाले क्षेत्र की ओर चल दिया। मैं तब तक चलता रहा जब तक कि मैं एमरल्ड ट्री से केवल 5 कदम दूर नहीं पहुंच गया। मैं वहीं रुक गया और एक ही बार में औषधि को गटक गया। उसके बाद मैंने शरीर शुद्धिकरण व्यायाम और गुप्त विधि का अभ्यास शुरू किया। इस बार मैं नीरो को नहीं बुलाना चाहता और यह औषधि मेरे लिए है। मैंने इसे इतने उच्च दबाव में पी लिया क्योंकि दमनकारी ऊर्जा का यहाँ से संबंध था। यहाँ पीने का अभ्यास मुझे औषधि को पूरी तरह से पचाने में मदद नहीं करेगा, बल्कि मेरे शरीर में नियमित दमनकारी ऊर्जा से अधिक को चूसने में भी मदद करेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं जोर से जमीन पर गिरा, लेकिन इस बार मेरे चेहरे पर न केवल थकान थी बल्कि एक बहुत ही चमकदार मुस्कान भी थी। मैं खुश हूँ, मेरी ताकत अब गोल्डन एलीट से ऊपर है और पाचन के दौरान औषधि द्वारा चूसी गई दमनकारी ऊर्जा ने मुझे प्लेटिनम के बहुत करीब ला दिया और मुझे प्लेटिनम स्तर की एक झलक भी दी। और मुझे कहना होगा कि 2 स्तरों के बीच का अंतर इतना बड़ा कभी नहीं रहा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सीमा तोड़ने की विधि के बिना लोग वास्तव में प्लेटिनम स्तर तक पहुंचने में असमर्थ हैं। प्लेटिनम स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा और गति बहुत अधिक है, जो बहुत कम चीजें प्रदान कर सकती हैं। लिमिट ब्रेकिंग विधि को प्लेटिनम एलीट बनने का सबसे आसान तरीका कहा जा सकता है, जबकि अन्य तरीकों जैसे सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज के 100 सील्स रूबी सील बनाना बहुत कठिन है। कुछ औषधियां भी हैं, लेकिन उनके लिए आवश्यक सामग्री जुटाना असंभव है। गार्डन के पास मुझे प्लेटिनम एलीट बनाने का तरीका था। फूलों के पेड़ जो एमरल्ड कीवी पेड़ों से आगे हैं, वे मुझे एक पल में प्लेटिनम एलीट बना सकते थे। लेकिन मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो ऐसा करने की कोशिश करूं। पहले जब मैं एमरल्ड कीवी तोड़ रहा था, मैंने आगे की दूरी पर देखा। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरे शरीर में एक नियंत्रित सिहरन दौड़ गई। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जब तक मेरे पास पीक प्लेटिनम की ताकत नहीं होगी, मुझे इसे आजमाना नहीं चाहिए। मुझे पहले जो एहसास हुआ वह इतना तीव्र था कि मैंने अपने पैर के अंगूठे के साथ प्रयोग भी नहीं किया जो मैंने पिछली बार किया था। मैं सिर्फ अपना पैर का अंगूठा नहीं खोता, बल्कि कुछ और भी खो देता, इसलिए मैंने इसे आजमाया ही नहीं। मैं 20 मिनट तक जमीन पर लेटा रहा और फिर उठकर गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने बहुत सारी चीजें निकालनी शुरू कर दी। ये वो चीजें हैं जिनकी मुझे अपनी रहस्यवादी विधियों का अभ्यास करने के लिए जरूरत होगी। जब मैं 8 सितारा गोल्डन एलीट था तो मैं मिस्टिक विधि के उन्नत स्तर का अभ्यास नहीं कर सकता था, लेकिन अपने वर्तमान स्तर के साथ मैं इसके द्वारा लाए गए दबाव को सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हूं। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, वह है फेदरलाइट विधि की ऊर्जा। पिछली बार मुझे उस ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए अपने शोधन के दूसरे स्तर तक पहुंचना पड़ा था। मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं शोधन टॉवर के तीसरे स्तर पर जाने में सक्षम हूं। जब समय आएगा तो मैं उस पुल पर चलूंगा। मैंने कहा, फेदरलाइट विधि ऐसी गति प्रदान करती है जो किसी भी अन्य विधि से भिन्न है। यदि मैं अपने वर्तमान स्तर पर अजेय रहना चाहता हूं और अपने से ऊपर के स्तर वालों के खिलाफ जीवित रहने का मौका चाहता हूं, तो मुझे फेदरलाइट विधि बनना होगा। मैंने ब्लैक मार्केट में एक कारीगर से खास तौर पर बनवाई गई शीट खोली थी।
मैंने शीट फैलाए और फॉर्मेशन इंक बनाना शुरू किया और इसके लिए मैंने सबसे अच्छी सामग्री का इस्तेमाल किया था और वाइट ग्रेड ओरिजिन वाटर की 300 बूंदें भी इस्तेमाल की थीं, जो पिछली बार से 3 गुना ज्यादा थीं। 15 मिनट में स्याही तैयार हो गई और मैंने इसका आधा हिस्सा वाल्व में डाला, जिसने शीट पर फॉर्मेशन लाइनों को भर दिया। मैंने फॉर्मेशन शीट पर प्रत्येक रून को सही ढंग से जांचा ताकि यह पता चल सके कि फॉर्मेशन शीट के केंद्र पर बैठने से पहले कोई रून अधूरा रह गया है या नहीं। मैंने पंख प्रकाश विधि के दूसरे स्तर के अभ्यास के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को पहले उनके आवश्यक स्थान पर रख दिया। मैंने स्वयं पर आकृति बनाना शुरू किया, जिसमें लगभग 35 मिनट का समय लगा। भनभनाना। जैसे ही मैंने गठन को सक्रिय किया, शीट से हल्की सी भनभनाहट की आवाज आई और प्रक्रिया शुरू हो गई। अगले घंटे में सार विभिन्न सामग्रियों से बाहर आना शुरू हो गया, इससे पहले कि वे एक साथ मिलकर गाढ़े बैंगनी तरल का एक बूंद बन गए, जो फिर मेरे शरीर में चढ़ने लगा। कुछ मिनट बाद गाढ़े बैंगनी तरल ने पंख को भर दिया और फिर पंख ने संरचना से सारी ऊर्जा को चूस लिया, इससे पहले कि वह मेरी छाती में तेजी से प्रवेश करने लगे। जल्द ही यह मेरे सीने में घुस गया और वहां पहले से मौजूद दूसरे बैंगनी पंख से जुड़ गया। दो पंखों के बीच कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई नए पंखों के नीचे इकट्ठा हो रही ऊर्जा को देखता तो उसे समझ में आ जाता कि कितना बड़ा बदलाव हुआ है। भनभनाना। जो नई बैंगनी ऊर्जा एकत्रित हो रही है वह बहुत ही खतरनाक और जहरीली है। इसमें मुझे 1 मिनट में मार डालने की शक्ति थी। जब वह ऊर्जा पर्याप्त रूप से एकत्रित हो गई तो वह मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन ऐसा करने से पहले वह भिनभिनाने लगी और बैंगनी ऊर्जा उसके नीचे एकत्रित होने लगी। इससे पहले कि मैं टावर को सक्रिय करता और ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू करता, मैं इसे देखकर राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे उम्मीद है कि इस ऊर्जा के लिए टावर के तीसरे स्तर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मुझे उनके स्तर को तोड़ने में कोई भरोसा नहीं है। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगी और जल्द ही पहली मंजिल को पार करके दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। दूसरी मंजिल पर ये और अधिक परिष्कृत होने लगी जब तक कि ये दूसरी मंजिल के आखिरी दरवाजे तक नहीं पहुंच गई। यह अंतिम क्षण है। यदि ऊर्जा गुजर गई तो मुझे तीसरी बार में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, यदि नहीं तो मुझे किसी भी तरह तीसरी मंजिल में प्रवेश करना होगा। मैंने ऊर्जा को दरवाजे की ओर बढ़ाया। मैंने प्रतिरोध महसूस किया और जब मैंने देखा कि उसका कुछ भाग अंदर आ रहा है तो वह अंदर नहीं आ पा रहा था। यह देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने राहत की सांस ली। मैंने ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू किया और 2 घंटे बाद मैं दोनों पंखों को परिष्कृत ऊर्जा से भरने में सक्षम हो गया और उनके नीचे कुछ अतिरिक्त ऊर्जा भी थी। मैं अपनी गति कौशल की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय मैंने अपने शरीर को साफ किया और विभिन्न सामग्रियों से बनी एक नई फॉर्मेशन शीट निकाली। मैं आज शाम को प्रस्थान करने की योजना बना रहा हूं, जो कि मेरे निर्धारित समय से आधा दिन पहले है, क्योंकि मैंने कल भोर में प्रस्थान करने की योजना बनाई थी, लेकिन मैंने अपना विचार बदल दिया क्योंकि रात में यात्रा करना सबसे सुरक्षित होता है और चूंकि मैं पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुका था, इसलिए आगे के प्रशिक्षण से मुझे मिलने वाली वृद्धि बहुत अधिक नहीं होगी। फिर भी मैं जाने से पहले कुछ घंटे प्रशिक्षण लेने की योजना बना रहा हूं। यही कारण है कि मैंने दोपहर तक रहस्यवादी विधियों का अभ्यास समाप्त करने और गार्डन छोड़ने से पहले कुछ और घंटे अभ्यास करने की योजना बनाई थी। इसलिए शीट रखने के बाद मैंने फिर से फॉर्मेशन इंक बनाना शुरू किया। अगर फॉर्मेशन इंक के बारे में दोनों तरीकों की आवश्यकता अलग नहीं होती तो मैं पहले अधिक स्याही बनाता। जल्द ही मैंने स्याही बनाना समाप्त कर दिया और उसी प्रक्रिया का पालन किया जैसा मैंने डोमेन ऑफ विदरिंग सैंड के पिछले 2 स्तरों का अभ्यास करते समय किया था। प्रक्रिया बेहद सहज रही और पंख जैसी हल्की ऊर्जा के विपरीत मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ी कि यह टॉवर द्वारा परिष्कृत नहीं हो रही है। जब मैंने डोमेन ऑफ विदरिंग सैंड के तीसरे स्तर का अभ्यास पूरा किया तो हृदय स्थान में 12 पंखुड़ियों वाली एक लिली थी जिसमें काफी मात्रा में ऊर्जा थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं अब डोमेन ऑफ विदरिंग सैंड के 16 हमले कर सकता हूं। सीमा 6 घंटे। मैंने अपनी होलो वॉच को देखते हुए कहा। मेरे पास अभ्यास करने के लिए 6 घंटे थे। उसके बाद मुझे एक बार फिर से गार्डन छोड़ना पड़ा। मैं एमरल्ड कीवी के पेड़ के करीब चला गया और फिर रुक गया। अब हमारे बीच सिर्फ 4 कदम की दूरी है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा का दबाव बहुत ज्यादा है, जो मैं चाहता हूँ। मैं खुद को मजबूत बनाने के लिए जितना संभव हो सके उतनी दमनकारी ऊर्जा प्राप्त करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे उस मोटी दमनकारी ऊर्जा के अंदर रहना होगा। मैंने राक्षस का एक छेद अपने मुंह में डाला और अभ्यास करना शुरू कर दिया।
fga-web9al_com। इस तरह के दबाव में अभ्यास करना बहुत कठिन है, लेकिन जब मैंने परिणाम देखा तो मैंने अभ्यास जारी रखा और 1 घंटे से भी कम समय बीता था कि अंततः मैं और अभ्यास जारी नहीं रख सका और जमीन पर गिर पड़ा। मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैंने दोबारा यात्रा शुरू करने से पहले 1 घंटे तक आराम किया, लेकिन इस बार मैं एमरल्ड कीवी वृक्ष के एक कदम और करीब पहुंच गया। दबाव बहुत अधिक है और सामान्य समय में मैं इतने दबाव में अभ्यास नहीं करता। यदि गार्डन में मेरा अंतिम अभ्यास सत्र न होता तो मैंने कई बार कम दबाव में अभ्यास किया होता। यह मेरा आखिरी सत्र है और मैंने अभ्यास पूरा कर लिया है। मैं आराम करूंगा और अंधेरा होते ही चला जाऊंगा। इसलिए मैंने गार्डन में प्रशिक्षण के अपने अंतिम सत्र का अभ्यास करना शुरू कर दिया और मेरे लिए इस तरह के दबाव में अभ्यास करना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था, क्योंकि मैं काफी दमनकारी ऊर्जा को अपने अंदर से गुजरते हुए महसूस कर रहा था, जो जाने से पहले कुछ टुकड़े छोड़ रही थी। ये टुकड़े मेरे लिए शक्ति बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट टॉनिक है और इतने बड़े टुकड़ों को देखकर मेरे दिल में बगीचे के अंदर रहने की इच्छा और अधिक बढ़ गई। अगर मैं सिर्फ रात के लिए रुक गया तो मैं ऐसी ऊर्जा के तहत महान प्रगति कर पाऊंगा। मैं अभी अपनी आंतरिक लड़ाई लड़ ही रहा था कि मैंने कुछ महसूस किया। मैंने देखा कि दमनकारी ऊर्जा ने मेरे शरीर के अंदर टुकड़े छोड़ना बंद कर दिया है। पहले तो मुझे लगा कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया हूं। ये बगीचा एक बहुत शक्तिशाली प्राणी के नियंत्रण में है। पिछली बार मैंने न केवल उस आदिम आवाज को सुना था, बल्कि उसे नीरो को बुद्धि के बीज देते हुए भी देखा था। इस प्राणी ने दमनकारी ऊर्जा के उपयोग पर भी सख्त प्रतिबंध लगा रखे थे। सीमित मात्रा में लेने के बाद मैं इसे बगीचे में मौजूद पेड़ों पर लगे फलों की तरह अधिक मात्रा में नहीं ले जा सका, लेकिन कभी कभी बाद में मैंने देखा कि ऐसा नहीं है कि दमनकारी ऊर्जा टुकड़ों को छोड़ नहीं रही है, बल्कि मेरा शरीर इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। मेरा शरीर न केवल दमनकारी ऊर्जा को स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि वह औषधीय ऊर्जा को भी अस्वीकार कर रहा है, जो आमतौर पर थोड़ी मात्रा में मेरे शरीर के अंदर समा जाती है। मैं बस यही सोच रहा था कि जब मैं 64वें सील ऑफ सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज के 24 सर्कुलेशन से गुजरा तो ऊर्जा को चूसने के लिए एक छोटा सा भंवर बन गया था, लेकिन मेरे आश्चर्य की बात है कि इसने कोई ऊर्जा नहीं चूसी। सीमा, मैंने विधियों का अभ्यास करते हुए आश्चर्य से कहा। मैं आखिरकार अपने शरीर की सीमा तक पहुंच गया हूं, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि मुझे खुश होना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी सीमा तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि इस स्थान पर दमनकारी ऊर्जा मेरे विचार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। मेरा शरीर अंततः प्राकृतिक मानवीय मानकों की सीमा तक पहुंच गया है। 2 तरीके हैं जिनसे मैं उन्हें तोड़ सकता हूं। एक है मेरे पास मौजूद इनहेरिटेंस क्रिस्टल का उपयोग करके सीधे लॉर्ड स्टेज तक पहुंचना। जब तक मेरे पास इनहेरिटेंस क्रिस्टल है, मैं मार्शल स्टेज तक पहुंचे बिना सीधे लॉर्ड स्टेज तक पहुंच सकता हूं, या मैं लिमिट ब्रेकिंग मेथड या अन्य चीजों की मदद से सीमा को तोड़ सकता हूं और नाइट स्टेज में अपना अभ्यास जारी रख सकता हूं। मैं भगवान की अवस्था तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ये पक्का है। अगर मैं सीधे भगवान की अवस्था तक पहुंच जाता हूं तो मेरी संभावनाएं सीमित हो जाएंगी। मैं भगवान की अवस्था तक पहुंचने से पहले ही एडमेंटाइन बनना चाहता हूं। यद्यपि मेरे पास लिमिट ब्रेकिंग मेथड नहीं है, फिर भी मैं इसे प्राप्त करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लूंगा, और यदि मेरे पास लिमिट ब्रेकिंग मेथड न भी हो तो भी मैं प्लेटिनम और उससे ऊपर के स्तर तक पहुंच सकता हूं। दूसरों के लिए यह बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत संभव है। मेरे पास एक विशेष संविधान है जिसने मुझे एडमेंटाइन स्तर तक पहुंचने की क्षमता दी। यही कारण है कि अपनी सीमा तक पहुंचने के बाद भी मैं अपने तरीकों का अभ्यास कर सकता था। सामान्य लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं होते। यद्यपि शरीर की सीमाएं मुझे प्रगति करने से रोक रही हैं, परंतु मेरी विशेष संरचना गति पैदा करके पिछले दरवाजे से मेरी मदद कर रही है। सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की 64वीं सील उस गति का हिस्सा है। सील पूरी तरह से नहीं बनी है और यह ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए घूम रही है, लेकिन मेरा शरीर इसे थोड़ी सी भी ऊर्जा अवशोषित नहीं करने दे रहा है। इसलिए मुझे तब तक ऐसी सील बनाना जारी रखना होगा जब तक कि मैं उनके माध्यम से पर्याप्त गति का निर्माण न कर लूं। न केवल सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज, बल्कि मुझे सीक्रेट मेथड और बॉडी क्लींजिंग एक्सरसाइज के माध्यम से भी गति का निर्माण करना होगा। सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की तरह मैं इन तरीकों का अभ्यास तो कर सकता था, लेकिन इनके लाभ नहीं उठा सकता था। अगर मैंने बॉडी क्लीनिंग एक्सरसाइज के 7वें मूव के लिए 108वें पोज किए होते तो मैं बॉडी क्लीनिंग एक्सरसाइज नहीं करता, क्योंकि मेरा शरीर इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन शरीर की सफाई के व्यायाम की मुहरों की तरह शरीर की सफाई के व्यायाम से उत्पन्न सफाई ऊर्जा को गति में जोड़ा जाएगा।
ये गुप्त विधि या मेरे द्वारा अभ्यास की गई किसी भी अन्य विधि के लिए समान होगा। अब से मेरे शरीर और आत्मा में कोई छोटा सा भी सुधार नहीं होगा, लेकिन अगर मैं जबरदस्त गति बना सकता हूं और सीमा को तोड़ सकता हूं, तो मैं उन सभी उपलब्धियों को प्राप्त कर लूंगा जो मैंने इन विधियों के माध्यम से हासिल की हैं। जैसे ही मैं सीमा को तोड़ता हूं, मैं प्रमुख सफाई से गुजरूंगा, मेरे मंदिर में मुहरें ऊर्जा चूसना शुरू कर देंगी और इसी तरह, लेकिन ये केवल तभी होगा जब मैं गति के बाद सीमा को तोड़ दूं। ये स्वाभाविक रूप से करना बहुत कठिन काम है, यही कारण है कि अधिकांश लोग सीमा तोड़ने की विधि को पसंद करते हैं। अन्य लोग भी इस प्राकृतिक तरीके को फॉक्स पोटेंशियल नामक औषधि का उपयोग करके अपना सकते हैं। यह उन्हें गति बनाने में मदद करता है, लेकिन उस औषधि की एक समय सीमा होती है। यदि कोई उस समय सीमा को नहीं तोड़ता है, तो उस व्यक्ति को बहुत खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोग फॉक्स पोटेंशियल औषधि का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि औषधि द्वारा दिए गए समय में इसकी सीमा को तोड़ना लगभग असंभव है। सीमा को तोड़ने के लिए मैं सीमा तोड़ने की विधि प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि यह सीमा को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन साथ ही मैं प्राकृतिक तरीके का जमकर पालन करूंगा। जितना मैं अभी प्रशिक्षण ले रहा हूं, उससे भी अधिक कठिन प्रशिक्षण लूंगा, क्योंकि प्राकृतिक तरीका मेरी पहली पसंद है, क्योंकि यह वह चीज है जिस पर मेरा नियंत्रण है, सीमा तोड़ने की विधि के विपरीत जो अभी भ्रामक है। धप! अंततः मैं अपनी सीमा पर पहुंच गया और जमीन पर गिर पड़ा, जहां मैं आधे घंटे तक पड़ा रहा। फिर मैं उठा और गुफा के निकास की ओर चला गया तथा वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। जब मैं गुफा से बाहर आया तो वहां पूरी तरह से अंधेरा था। बाहर आने से पहले मैंने एशलिन को बाहर भेजा था, ये देखने के लिए कि क्या बाहर कोई है, खासकर इंसान। अगर आसपास कोई इंसान होता तो मैं उनके जाने तक इंतजार करता। मैं इस गार्डन को किसी के साथ भी शेयर करना चाहता हूं, लेकिन मैं किसी भी इंसान को नहीं मारना चाहता जो इसके बारे में पता लगा ले। एशलिन को बाहर कोई मिल जाता है, लेकिन वह ग्रिम मॉन्स्टर था जो सिल्वर एलिट था। उसने अपने एक साधारण हमले से इसे जला दिया था। बाहर आते ही मैंने लताओं को ठीक से लगाया और फिर पहाड़ी की चोटी पर उड़ गया, जहां एशलिन पहले से ही अपने 2 मीटर लंबे आकार और आग की विशेष सीट के साथ मेरा इंतजार कर रही थी, जिसे देखकर मैंने बिना समय बर्बाद किए उस पर बैठ गया। आओ उड़ने, मैंने एशलिन से कहा, जो धुंधली गति से आसमान में उड़ने से पहले उत्साह से चहक रही थी। उसकी गति से हम बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, यहां तक कि जब हम आए थे उससे भी अधिक ऊपर, और उस समय की तरह यहां ठंड है, पहले से भी अधिक ठंड। मैंने सोचा था कि मेरी ताकत बढ़ने के साथ वापसी में मुझे ज्यादा ठंड नहीं लगेगी, लेकिन हुआ इसके उलट, मुझे और भी ज्यादा ठंड लग रही है। अगर मुझ पर आग की परत न होती तो मेरे शरीर पर बर्फ जम जाती। हम पहले से भी अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, और मैंने अपने स्टोरेज से एक ऑक्सीजन मास्क भी निकाल लिया था, क्योंकि उसे तोड़ने में मुझे दिक्कत हो रही थी। अगर मैं मास्क नहीं पहनता तो भी ठीक रहता, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ब्रेक लगाने में कोई समस्या हो। गार्डन में मैं इतना काफी झेल चुका हूं। सच कहूं तो इतनी ऊंचाई पर उड़ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहां पूरी तरह से शांति थी, हवा की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, और ऊपर से दिखने वाला नजारा तो और भी बढ़िया था। जब कोई ऊपर की ओर देखता है तो उसे अपने छोटे होने का एहसास होता है, जो कि काफी लुभावना एहसास है। ये व्यक्ति को और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा देता है, ताकि एक दिन वह इतना शक्तिशाली बन जाए कि वह उन चीजों को कर सके जो उसे छोटा महसूस कराती हैं। ऐसी शांति शायद ही कहीं और मिल सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि एशलिन को इतनी ऊंची उड़ान भरना पसंद था। कोई भी ऐसे वातावरण में रहना चाहेगा, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ रहने के लिए उन्हें उस ठंड का अनुभव करना होगा जो गोल्डन एलिट को जमा देने के लिए पर्याप्त है। हमारी वापसी यात्रा शुरू हुए 2 घंटे हो चुके हैं, और आधे घंटे पहले हम मानव क्षेत्र में थे और अब ग्रिम मॉन्स्टर्स के हवाई क्षेत्र में उड़ रहे हैं। मैंने रास्ते में कई ग्रिम मॉन्स्टर देखे हैं, लेकिन उन्होंने हमें नहीं देखा। वे हमें देखने के लिए हमसे बहुत नीचे थे। उनकी इंद्रियों को तो भूल ही जाए, उनकी आंखें भी हमें अपनी आंखों से नहीं देख पाती। यात्रा में एकाकीपन तो है, पर अच्छा भी लगता है। ऐसा अकेला खाली समय बहुत सी चीजों के बारे में सोचने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठंडी हवा के साथ साथ मैंने बहुत सी चीजों के बारे में सोचा, अच्छी, बुरी, तटस्थ, सब कुछ। इस तरह समय बीतता गया और भोर हो गई, और हम अपनी मंजिल से बस कुछ ही मिनट दूर थे। पूरी रात हम यात्रा करते रहे, हमें एक भी ग्रिम मॉन्स्टर नहीं मिला, जिससे हमारी यात्रा बहुत तेज हो गई। हमने अपनी वापसी की यात्रा गार्डन तक जाने के लिए आवश्यक समय के आधे समय में पूरी कर ली।
एशलिन तक की गति अद्भुत थी और बात यह है कि यह उसकी सबसे अच्छी गति नहीं है। हमने जो गति प्राप्त की है वो उसका संतुलन है जिसने उसकी सहनशक्ति को खत्म नहीं किया। यदि वह अपनी वास्तविक गति से यात्रा करती तो हमें और भी कम समय लगता। धप। एशलिन एकांत स्थान पर उतरी और मैं उससे कूद गया और कुछ ही सेकंड बाद एशलिन अपने मूल आकार में आ गई और हम टेलीपोर्टेशन बिंदु की ओर चल पड़े जो सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था। मैंने सोचा था कि गार्डन तक की मेरी पूरी यात्रा में कम से कम 5 दिन लगेंगे, लेकिन मैंने इसे केवल 3 दिनों में ही पूरा कर लिया। यह अच्छी बात है क्योंकि मेरे मिशन के लिए 5 दिन काफी लंबे होते और मुझे कुछ अनावश्यक प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते। अब चूंकि मैं जल्दी आ रहा हूं, इसलिए मुझे उन अनावश्यक चीजों से नहीं गुजरना पड़ेगा। 1 घंटे बाद मैं टेलीपोर्टेशन पॉइंट पर पहुंचा और विभिन्न उपकरणों की कड़ी जांच की गई। जब उन्होंने मुझे पूरा हरा रंग दिया तो मुझे टेलीपोर्टेशन गेट से गुजरने की अनुमति दी गई। जब मैं दूसरी ओर पहुंचा तो मेरी और भी अधिक गहन जांच की गई। उसके बाद मेरी ओर निशाना साधे हुए तोपों को नीचे उतारा गया और मुझे टेलीपोर्टेशन हॉल से बाहर जाने की अनुमति दी गई। सुरक्षा बहुत कड़ी है और इसके पीछे कारण भी है। कई बार ग्रिम मॉन्स्टर्स गुप्त रूप से मनुष्यों पर ट्रैकर लगा देते हैं या कोई मानव गद्दार ट्रैकर को अंदर ले आता है। ऐसी घटनाएं कई बार घटित हो चुकी हैं और इसके कारण कई छुपे हुए शिविर भी नष्ट हो चुके हैं, लेकिन इतनी सावधानी बरतने के बावजूद हर साल ऐसे दर्जनों शिविर ग्रिम मॉन्स्टर्स के हाथों नष्ट हो जाते हैं। हॉल से बाहर निकलने के बाद टेलीपोर्टेशन हॉल के बाहर कोई पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। उसके साथ मैं कॉन्फ्रेंस रूम में गया और अपने मिशन के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई जिसे रिकॉर्ड कर लिया गया। मैंने जो खुफिया जानकारी एकत्र की थी उसे मैंने नहीं सौंपा क्योंकि मैं उसे केवल गिल्ड को ही सौंप सकता था, या जब तक कि उसके पास गिल्ड से विशेष आदेश न हो। संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और शाम का इंतजार करने लगा, क्योंकि शाम को ही हवाई जहाज आएगा और मुझे मेरे अगले गुप्त शिविर में ले जाएगा जहां मैं अंतिम स्टेशन के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करूंगा। जैसे ही मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ, मैंने स्नान किया और सोने से पहले एशलिन के साथ कुछ खाना खाया, क्योंकि मैं इतने सारे प्रशिक्षण और यात्रा के कारण बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। जब मैं उठा तो मेरी उड़ान के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा था, इसलिए मैंने जल्दी से फ्रेश होकर कुछ खाया और फिर सेक्शन U7 की ओर चल दिया जहां मेरा एयरशिप आने वाला था। एयरशिप 1 घंटे देरी से आई थी, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं कुछ लोगों के साथ उसमें सवार हो गया और अपने निर्धारित पॉड में चला गया। धप। हवाई जहाज को मुझे हिडन कैंप 798 तक ले जाने में 2 दिन से थोड़ा अधिक समय लगा, जहां मैं अपने मिशन का अंतिम भाग पूरा करूंगा। माइकल। मैंने अपना नाम सुना जैसे ही मैं हवाई जहाज से बाहर आया। इस बार मेरी मार्गदर्शक एक खूबसूरत लड़की है जिसकी त्वचा चॉकलेटी रंग की है और बाल सुनहरे भूरे रंग के हैं। वह काफी लंबी है, मेरे जितनी लंबी, और उसकी युद्ध शक्ति भी मेरे जैसी ही है। मैं ग्रेस हूँ, आपकी मार्गदर्शक। अगर आपके पास मिशन के बारे में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसने मुझे कॉन्फ्रेंस रूम की ओर ले जाते हुए कहा। मैं पहले भी 3 बार ऐसा अनुभव कर चुकी थी, इसलिए मैंने अपने मन में आए मिशन के बारे में सभी सवाल पूछना शुरू कर दिया। सायरन सायरन सायरन। हम अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक हमारे सामने की सभी लाइटें लाल हो गईं और शिविर में एक अजीब सा सायरन बजने लगा। कोड रेड, कोड रेड, सावधान, दुश्मनों ने शिविर में घुसपैठ कर ली है। सभी 9 स्टार गोल्डन एलीट और एबोन विंग 13 को रिपोर्ट करें और जो इसके नीचे हैं वे विंग 3 को रिपोर्ट करें। कोड रेड, सावधान, दुश्मनों ने शिविर में घुसपैठ कर ली है। सभी 9 स्टार गोल्डन एलीट और एबोन विंग 33 को रिपोर्ट करें और जो इसके नीचे हैं वे विंग 3 को रिपोर्ट करें। लानत है। जब मैंने चेतावनी सुनी और सभी लाइटें लाल रंग में बंद होती देखीं, तो मैं मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने सोचा था कि यह एक छोटा सा निर्देश होगा, लेकिन स्पीकर के माध्यम से चेतावनी चमकती देखकर मुझे पता चला कि यह कोई छोटा सा अतिक्रमण नहीं है। सच कहूं तो जब मैंने जोरदार चेतावनी सुनी तो मुझे काफी डर लगने लगा। हमारी तरह ग्रिम मॉन्स्टर्स ने भी बिना पूरी तैयारी के हमारे कैंप पर हमला नहीं किया। इसका मतलब है कि वे हमें खत्म करने की पूरी तैयारी के साथ आए हैं, और इस बात की काफी संभावना है कि हम खत्म हो जाएं। विंग 33 कहाँ है? मैंने ग्रेस से पूछा जब हम दौड़ना शुरू कर रहे थे। उसने सीधे उत्तर नहीं दिया, बस अपनी आंखें नीचे की ओर झुका ली। उत्तर संभवतः नीचे की ओर होगा। वर्तमान में हम विंग 5 पर हैं, और यदि पंखों को संख्यात्मक क्रम में नाम दिया जाए तो हमें बहुत दूरी तय करनी है। मैं उसके साथ दौड़ा। हमारे साथ कई अन्य लोग भी दौड़ रहे हैं।
वे सभी 9 स्टार गोल्डन एलिट या उससे ऊपर के हैं। कुछ ही मिनटों में हम 3 नीचे चले गए और विंग 8 पर पहुंच गए। हमें अभी बहुत नीचे जाना है। जैसे ही हम विंग 11 पर पहुंचे, हमने लड़ाई की आवाज सुनी, और जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा कि कई अल्बास्टर बुलमैन मनुष्यों को मुर्गियों की तरह काट रहे थे। जमीन पर पहले से ही 20 से अधिक मनुष्यों के कटे हुए शरीर पड़े थे। सुप सुप सुप। ये देखकर मेरा हृदय क्रोध से जलने लगा और उसी क्षण मेरे हाथ पूरी तरह धुंधले हो गए, यहाँ तक कि मैं उन्हें मुश्किल से देख पा रहा था, और उनके माध्यम से कई चाकू ऐसी गति से निकले जो गोल्डन एलिट से ऊपर के लोगों की आंखों के लिए भी अदृश्य थी। पुची पुची पुची। चाकुओं ने एक क्षण में 20 मीटर से अधिक की दूरी पार कर ली और ग्रिम मॉन्स्टर्स की खोपड़ियों को भेदना शुरू कर दिया। 11 अल्बास्टर बुलमेन में से एक भी ग्रिम मॉन्स्टर मेरे वार से नहीं बचा। ये अल्बास्टर बुलमेन सामान्य ग्रिम राक्षस नहीं थे, वे सामान्य गोल्डन अभिजात वर्ग की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। 8-9 सितारा गोल्डन अभिजात वर्ग थे, जबकि अन्य 3 वे थे जिनके पास 9 सितारा गोल्डन अभिजात वर्ग पर शक्ति थी। मैंने उन्हें पलटवार करने का एक भी मौका दिए बिना मार दिया। इससे मैं भी चौंक गया। चूंकि मैंने अपनी शक्ति से यह हमला किया था, इसलिए मैंने अपनी तलवार नहीं निकाली, इसलिए इससे कोई बढ़ावा नहीं मिला। मैंने जिस एकमात्र ऊर्जा का उपयोग किया वह फेदरलाइट है, जिसकी शक्ति ने मुझे भी चौंका दिया। जब मैंने इसका अभ्यास किया तो मुझे उम्मीद थी कि यह बहुत तेज होगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जब मैंने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया। फ्रे वेब नॉवल _ दूसरे लोग भी मेरी तीव्र हत्या से चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि इन अल्बास्टर बुलमेन को मारने में उन्हें कुछ मिनट लगेंगे, उसके बाद ही वे आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन उन्होंने पाया कि मैंने उन्हें एक पल में ही मार दिया था। मैं तेजी से जा रहा हूं, क्या तुम्हारे पास नक्शा है? मैंने ग्रेस से पूछा। मेरे पास जो नक्शा है वह छोटा है और उसमें केवल विंग 8 तक की जानकारी है। ग्रेस ने एक क्षण तक कोई उत्तर नहीं दिया, और मैं दूसरों से पूछने ही वाला था कि वह अंततः बोली, यहाँ सुविधा का पूरा नक्शा है और कुछ दरवाजों तक पहुंच भी है जो शायद बंद हो गए हों। उसने अपनी होलोवॉच मेरी होलोवॉच से छू दी। तुरंत मुझे एक नक्शा और प्राधिकरण मिल गया। प्राधिकरण प्राप्त करके मैं खुश हो गया क्योंकि इससे बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी। मैंने नक्शे और प्राधिकरण को एक नज़र देखा और ग्रेस को धन्यवाद देते हुए सिर हिलाया, इससे पहले कि मैं अपनी जगह से गायब हो जाता, जैसे कि मैं टेलीपोर्ट हो गया था। फेदरलाइट के दूसरे लेवल की गति अद्भुत है। मैंने इसकी थोड़ी सी मात्रा ली और इसने मुझे ऐसी गति दी जिसे मैं भी मुश्किल से नियंत्रित कर पा रहा था। अगर मुझे मारने के नियम द्वारा दी गई तेज इंद्रियां नहीं होती तो मैं अपनी गति को नियंत्रित नहीं कर पाता। कुछ ही सेकंड के भीतर मैं विंग 12 पर पहुंच गया और मुझे अल्बास्टर बुलमेन का एक और समूह मिला जो पिछले वाले से भी बड़ा था, और उनमें से 1/3 में गोल्डन एलिट से अधिक शक्ति थी। सुप सुप सुप। जैसे ही उन्हें मेरे आने का आभास हुआ, उन्होंने पाया कि वे गुमनामी में जा रहे हैं। रात के अंधेरे जैसे चाकू अनजाने में उनकी आंखों के सामने आ गए, और इससे पहले कि वे पलक झपका पाते, उन चाकुओं ने उन्हें छेद दिया और उन्हें अनंत नींद में भेज दिया। दूध दूध दूध। मैंने सभी ग्रिम राक्षसों को मार दिया है, अब तुम लोग ऊपर जा सकते हो, मैंने कहा और धातु के दरवाजे को जोर से पीटा। फिर मैं गायब हो गया। अल्बास्टर बुलमेन का समूह, जिसे मैंने अभी अभी मारा था, दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दरवाजे के दूसरी ओर मनुष्यों का एक समूह छिपा हुआ था। यह अच्छी बात थी कि मैं समय पर पहुंच गया। अगर मैं 1 मिनट भी देर से आता तो अल्बास्टर बुलमेन का वह समूह दरवाजा तोड़ देता। मैंने इन लोगों को ग्रिम मॉन्स्टर को मारने के बारे में बताया था, लेकिन वे मेरी सलाह मानते हैं या नहीं, यह उन पर निर्भर करता है। मैंने नीचे जाना शुरू किया और प्रत्येक मंजिल के साथ मैं ग्रिम मॉन्स्टर का सामना कर सकता था, जिसकी संख्या ऊपर की मंजिलों से अधिक होगी। जैसे जैसे मैं उन्हें मारता रहा, मैंने देखा कि मेरे सामने आने वाले सभी अल्बास्टर बुलमेन 9 स्टार गोल्डन एलिट और उससे ऊपर के थे। ऐसे कोई भी अल्बास्टर बुलमेन नहीं है जिनकी शक्ति 9 स्टार गोल्डन एलिट से कम हो, जिससे मेरा मूड और भी गंभीर हो गया क्योंकि स्थिति मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर है। मैं हर मंजिल पर अधिक से अधिक अल्बास्टर बुलमेन का सामना करने लगा, लेकिन मैंने बिना रुके उन सभी को मार डाला। पंख प्रकाश द्वारा प्रदान की जाने वाली गति और तेज चाल के साथ इसने मेरे लिए चाकू फेंकना बहुत आसान बना दिया। और जिन चाकुओं में अत्यंत तीक्ष्ण किनारों और उन्हें ढकने वाली हल्की पंख जैसी ऊर्जा के अलावा कोई अन्य शक्ति नहीं होती, वे केवल गति की शक्ति से ही एक ही हमले में गोल्डन एलिट से ऊपर वालों को मार सकते हैं। मैं एक के बाद एक मंजिल नीचे उतरता गया और अंततः जब मैं 22वीं मंजिल पर पहुंचा तो मैंने अंततः रुक गया, क्योंकि मेरे सामने 20 नहीं, 30 नहीं,
50 नहीं बल्कि लगभग 100 अल्बास्टर बुलमैन थे और वे सभी 9 सितारा गोल्डन एलीट और उससे ऊपर के थे। सुप सुप सुप। मैं 50 मीटर की दूरी पर रुका, इससे पहले कि वे मुझे देखते और चाकू फेंकना शुरू करते। यह मेरी अपनी आंखों से भी अदृश्य है। कुछ ही सेकंड में मैंने 50 से ज्यादा चाकू फेंक दिए थे। चाकू पहले से अलग है क्योंकि हमारे बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। मैंने सामान्य से दोगुनी ऊर्जा जोड़ी, जिससे वे और भी तेज हो गए। वॉट पुची पुची पुच। कुछ लोगों ने उन्हें देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाकू हर सेकंड दसियों लोगों की खोपड़ी में घुस रहे थे। हत्या का ऐसा चौंकाने वाला प्रदर्शन कुछ शक्तिशाली अल्बास्टर बुलमेन को तुरंत प्रतिक्रिया करने से रोक रहा था, जिससे मुझे बहुत मदद मिली। जब तक वे प्रतिक्रिया करना शुरू करते, तब तक उनकी खोपड़ी मेरे चाकुओं से छलनी हो चुकी थी। 100 से ज्यादा अल्बास्टर बुलमेन में से सिर्फ 3 ही मरने से पहले हमला करने में सक्षम थे, लेकिन मैं आसानी से बच गया। 7 सेकंड के भीतर मैंने लगभग 100 अल्बास्टर बुलमेन को मार गिराया था। मैंने उन विशाल शवों को देखा और फिर उन्हें कुचलते हुए नीचे की मंजिल की ओर भागा। इस